Hello everybody, this is a video regarding decoding of anthropology optional. We will see should we take anthropology as an optional or not, and we will also do the PYQ analysis, the questions that came in 2023, and try to match with the syllabus that how much portion is getting straightforward in the examination. So, शुरू करें? Let's start. So first we will discuss कि ऑप्शनल पेपर में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से डिविजन्स हैं. सो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बेसिकली उसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 यू विल सी कि इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है जिसमें आपको यू हैव टू रीड अबाउट द वेस्टर्न थिंकर्स along with the anthropological aspect of everything. So इसमें दो मेजर डिविजन्स है. फर्स्ट इज सोशियो-कल्चरल and the second is biological. Now we will see paper 2. Paper 2 में भी दो divisions है. First is Indian archaeology and Indian anthropology. Indian anthropology में basically we will study about tribes of India and their major problems and conditions and what are the steps being taken by the government for the welfare of the tribes and betterment of their conditions. Now let's see which books do we prefer and which books, which sources we should not prefer. First of all, the basic book which you can prefer, आप देख सकते हो, that is Ember and Ember. ये एक बुक है जिसमें कि बेसिकली बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ है. अगर आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव चाहिए एंथ्रोपोलॉजी का तो यू कैन गो विद दिस बुक. सेकेंड बुक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए लोग पी नाथ को प्रेफर करते हैं. इट्स अ वेरी बल्की बुक I must say, but Pinath is good for it. Indian archaeology and Indian anthropology. Indian anthropology के लिए LP विद्यार्थी और नदीम हसनैन, इसमें से आप एक फॉलो कर सकते हैं. कुछ लोग DN मजुमदार भी फॉलो करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज इंडियन आर्कियोलॉजी. इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए अभी तक मैंने जो भी सोर्सेज देखे हैं या फिर मैंने जो सुना है, जो मैंने रिसर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग पीपल फॉलो DK भट्टाचार्य's वीडियोस. ठीक है, DK भट्टाचार्य की वीडियो है. अब ये कौन है? तो ये एक प्रोफेसर है जिनकी वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी. एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसमें कंटेंट अवेलेबल होते हैं फॉर MA स्टूडेंट्स जिन्हें मास्टर्स करना है एंथ्रोपोलॉजी में. सो इनकी जो वेबसाइट है उसका नाम है EPG पाठशाला. आप इस पे जाकर के इनकी वीडियोस को देख सकते हो. ओके, ये हमने पूरा कर लिया. अब हम देखते हैं कि इसमें प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट वी हैव नॉट टू डू इन दिस. अगर आपने डिसाइड किया है कि यू हैव टू टेक एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल, तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या क्या हैं. तो पहले नेगेटिव्स बात कर लेते हैं, देन वी विल गो विद पॉजिटिव. अगर नेगेटिव की बात देखें तो नेगेटिव में सबसे पहला, अगर आपकी बायोलॉजी सेक्शन वीक है, ठीक है, अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपने इसलिए PCM लिया था 12th में ताकि आप बायोलॉजी को स्किप कर सको, तो आपको ये नहीं लेना चाहिए. बट इतना भी नहीं है कि आप बायोलॉजी इसमें PhD लेवल नहीं है, आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा पोर्शन है. अभी हम सिलेबस भी देखेंगे. बट अगर आपको बिल्कुल भी बायोलॉजी नहीं पसंद है तो यू शुड नॉट टेक इट. सेकेंड इज, इसमें आपको रट्टाफाई तो करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जिसको आपको वर्ड बाय वर्ड रिमेंबर करना है जो थिंकर्स के द्वारा दिए गए हैं. तो ये मेजर चीज़ है, मुझे लगता है कि जिससे आपको नहीं लेना चाहिए. और व्हाट इज़ द सेकंड वन, दैट इज़ द एडवांटेज. आपको क्यों लेना चाहिए, पॉजिटिव्स क्या हैं इसके. तो पहला पॉजिटिव ये है कि सिलेबस ठीक ठाक है, मीडियम में है, ना ही टू बल्कि और ना ही टू शॉर्ट. सेकंड क्या है कि इसका जो क्वेश्चंस आता है, अभी तक जितने भी PYQs हैं उसमें मेजर पोर्शन, मतलब इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो वो जो हमारा सिलेबस है उससे डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ ये चीज़ सिलेबस में मेंशन्ड है. और अगर आपने सिलेबस को थोरोली कवर किया है,
अच्छे से, तो आप कर ले जाओगे अच्छे से, ठीक है। और थर्ड इज दैट आप कोई भी ऑप्शनल लो, एनी ऑप्शनल यू आर टेकिंग, ठीक है। तो आपको पढ़ना तो सब में पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल अच्छे से पढ़ना होता है, अच्छे से कवर करना होता है। तो ये नहीं कि ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो अभी दूसरे में स्किप कर जाओ, ये फिर ऑप्शनल चेंज कर लो। यू हैव टू मेक योर माइंड टू स्टिक टू ओनली वन ऑप्शनल, और उसको थोरोली कवर करो। पहले पहले रीड में नोट्स मत बनाओ, 2-3 बार रीड करो इसको, फिर जाके कंसाइज नोट्स बनाओ, ताकि आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सको, ओके। अब एक बार इसको देख लेते हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको, ठीक है। अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी का। अब हम देखेंगे कि ये सिलेबस में कितना मैच कर रहा है, कितना नहीं मैच कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात है, ये देखो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है हियर, सोशल सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपने ये रीड किया है तो आप आराम से इसको कर ले जाओगे। ये हो गया, दिस इज डन। कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज। आयरन एज, यहाँ देखो आयरन एज के बारे में आपको रीड करना है, तो उसमें ये तो सोशो कल्चरल है ही, तो आप इसका सोशल इम्पैक्ट भी पढ़ोगे, कल्चरल इम्पैक्ट भी पढ़ोगे, तो ये आराम से आपका हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस डन। अब देखो थर्ड इज रेस एंड एथनिसिटी। देखो ये अगर आप ऑप्शनल रीड करोगे तो इसमें थोड़ी पढ़ाया जाएगा आपको रेस एंड एथनिसिटी, बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो मेंशन है। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी, और इसमें आपको रेस भी पढ़ाया जाएगा। मुझे नहीं मिला रेस वाला वर्ड, बट हाँ सिलेबस में है, तो आप इसको पढ़ोगे। ये हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन मैं बोलूंगी, कस्टमरी लॉज एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। दिस स्टेटमेंट इज नॉट मेंशन्ड डायरेक्टली इन द सिलेबस, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट ये आप अगर आपने अच्छे से ऑप्शनल कवर किया है तो आप इसको कर लोगे। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है, तो किसको नहीं पता एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करते हैं। और कस्टमरी लॉज क्या हैं, कस्टमरी लॉज क्या हैं जिससे कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, इसको आप कर लोगे, क्योंकि ये अगर आपने अच्छे से ऑप्शनल रीड किया फिर जीएस पेपर्स भी किए हैं तो इसको ये क्वेश्चन कर लिया जाएगा। फर्स्ट इज, अब यहाँ क्वेश्चन है जीन एक्सप्रेशन। अब चलो देखते हैं जीन एक्सप्रेशन है या नहीं। दैट इज 2 का ए, देखो यहाँ देखो 1 का डी, दैट इज जीन। आपको इधर भी मिलेगा जीन, देखो जेनेटिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, ये सब में भी जीन जीन के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ जो पूरा है मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसमें आपका जीन से ही स्टार्ट होगा, तो ये जीन वाला चीज़ आप कर लोगे, जीन एक्सप्रेशन। अब आओ सेकेंड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखेंगे तो डायरेक्टली देखो सिलेबस में मेंशन्ड है ऑस्ट्रेलोपिथेकाइंस, ठीक है, ये आराम से हो जाएगा, ये हमने कर लिया। अब पेलियोलिथिक एनवायरनमेंट, पेलियोलिथिक एनवायरनमेंट देखो कहाँ मेंशन है, हियर इट इज मेंशन पेलियोलिथिक, और इसमें आप पढ़ोगे तो पेलियोलिथिक एनवायरनमेंट बेसिकली पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में आपको लिखना है, वो हो गया। अब देखो इसमें जो आपका वर्ड्स अटैच्ड है सेंटेंस, इन लाइट ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस फ्रॉम स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, तो ये तो आप कर ही लोगे ना। अब अगर आपको 15 मार्कर क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो इसमें पेलियोलिथिक एनवायरनमेंट के बारे में पहले आप लिखोगे क्या है, फिर अगर कोई थिंकर इससे एसोसिएटेड है, इसके बारे में कुछ कहा है, वो आप लिख सकते हो। फिर आप सेकंड हेडिंग दोगे लाइट अवेलेबल, इन द लाइट ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया में पेलियोलिथिक एनवायरनमेंट, तो इसमें क्या करोगे आप, इंडिया का आप एक मैप बना सकते हो, उसमें क्या मेजर पेलियोलिथिक साइट्स को कवर कर सकते हो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं वो कर सकते हो, कुछ ट्राइबल एग्जाम्पल्स है वो कर सकते हो, तो इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर ये है माल न्यूट्रिशन के बारे में, माल न्यूट्रिशन देखेंगे 2 का सी, तो वी विल सी कि यहाँ देखो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें आप माल न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हेल्थ, डिजीज, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी,
इसमें आपका एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से आपका माल न्यूट्रिशन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, होमिनाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन, ट्रेंड्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन थर्ड, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन। Here it is written evolutionary trend and primate taxonomy. As it is mentioned, let's move ahead. Clifford Geertz looked at religion. इनका मेजर पर्सपेक्टिव लिखना है टुवर्ड्स रिलीजन। तो यहाँ देखो हमारे जो थिंकर्स वाला थ्योरीज वाला है वहाँ पे देखो, यहाँ हमने दिया, यहाँ पे दिखा गीट्स के बारे में लिखना है, सिम्बॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरीज में ये एज इट इज मेंशन्ड है। मूव अहेड। Here it is mixed longitudinal method of studying human growth to see. Look at this. Anthropological methods. Okay, यहाँ से आप लिख सकते हो उसको, सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से आप लिख सकते हो ह्यूमन ग्रोथ के बारे में। अब देखो मैरिज रेगुलेशन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन इंडिया। अब मैरिज के लिए तो डेडिकेटेड एक टॉपिक ही है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखो मैरिज के बारे में है, और एग्जाम्पल्स इंडिया से लिखना है तो आप ट्राइबल्स के एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, या फिर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या एग्जाम्पल्स है वो लिख सकते हो। तो दिस इज डन। नाउ फोर कभी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन स्केलेटल रिमेन्स। देखो अब इसको आप पढ़ोगे एज इट इज तो एग्जैक्ट नहीं मेंशन्ड है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे यहाँ आपको मिल जाएगा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें यू विल हैव टू रीड अबाउट द मेजर बोन्स, और फिर किस बोन से क्या पता चलता है, रिमेन्स के बारे में आपको पता चलेगा कि अगर किसी स्केलेटल रिमेन्स में ये चीज़ है तो इससे क्या पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो दिस क्वेश्चन इज डन बाय दिस टॉपिक। नाउ लेट्स मूव अहेड। दिस इज Mesolithic site. Here it is as it is mentioned, Mesolithic sites. Now fifth question पे आते हैं, polygenetic inheritance. 5A, polygenetic status. Let's move ahead. Prehistoric significance of Rakhi Gari. 5B, right? Prehistoric significance of Rakhi Gari. Prehistoric archaeology में आपको पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। इसमें आपको कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स ये इसलिए दिया गया है क्योंकि राखी गढ़ी में मेजर फाइंडिंग्स हुई थी रिसेंटली, सो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर। अब ये चीज़ है ग्लूटोक्रोनोलॉजी, जो कि मेंशन नहीं है सिलेबस में। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज विलियम ऑकबर्न एंड कल्चरल लैग। ठीक है, ये भी एज इट इज मेंशन नहीं है, बी वेरी फ्रैंक विथ यू। बट आप कोई भी ऑप्शनल लो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि एज इट इज मेंशन नहीं होंगे, बट आप अगर अपने बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स को यूज करते हो तो आप उसको, आई नो कि आप फुल मार्क्स तो मिलता ही नहीं है, आप मतलब नॉर्मल मार्किंग नहीं मिलेगी, थोड़े कम मिलेंगे, बट यू विल डू दैट। ग्लॉटोक्रोनोलॉजी को अगर हम ऐसे वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं तो पहले तो हम इस वर्ड से तो फेमिलियर है, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी से पता चल रहा है कि एक टाइम पीरियड या फिर एवोल्यूशन के बारे में बता रहा है, राइट? अब यहाँ देखोगे ग्लॉटो वर्ड नहीं पता किसी को, बट अगर आपने कभी ऐसा रीड किया हो, आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज पॉलीग्लॉट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कहाँ सुना है, सबने नहीं सुना होगा, ठीक है, हो सकता है, बट मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा हो स्पेक्ट्रम, उसमें एज इट इज मेंशन्ड है कि वॉज अ पॉलीग्लॉट, मतलब उन्हें वेरियस लैंग्वेजेस आते थे, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस उनको आते थे। पॉलीग्लॉट मीन्स मल्टीपल, ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज। तो अगर आप इस चीज़ को वर्ड ब्रेक डाउन करते हो तो इससे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको अच्छे से कर लोगे, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। हियर इट इज मेनोपॉजल सिम्टम्स। अब मेनोपॉजल सिम्टम्स में आते हैं, हियर इट इज मेनोपॉजल सिम्टम्स। यहाँ मेनोपॉज के बारे में मेंशन है, इसका सिम्टम्स क्या है, यू विल डू दैट, मूव अहेड। Critically discuss controversies related to field work of Branislaw Malinowski and Margaret Mead। तो जब आप थ्योरीज पढ़ोगे तो उसमें आपको मैलिनोस्की के बारे में भी पढ़ना है और मार्गरेट मीड के बारे में भी पढ़ना है। Here is
मैलिनोस्की फंक्शनलिज्म एंड मार्गरेट मीड कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल। इसको आपको पढ़ना है तो इस बेसिस पे आप ये कर लोगे। ग्लोबलाइजेशन as it is mentioned in the syllabus, the impact of globalization. Now DNA टेक्नोलॉजी इन द करंट सिनेरियो, तो इसको तो आप बेसिक से पहले स्टार्ट करोगे डीएनए से, तो डीएनए के बारे में आप इधर पढ़ोगे, डीएनए प्रोफाइलिंग, इसमें डीएनए टेक्नोलॉजी देखो एज इट इज मेंशन्ड है, और रीसेंट एग्जांपल वो तो आपको अपने नॉलेज से या फिर आपको अभी एग्जांपल्स तैयार करने पड़ेंगे अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो। अब देखो क्वेश्चन है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, और यहाँ देखो जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस देखो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एंड हियर इट इज जेनेटिक प्रिंसिपल, इसमें आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ाया जाएगा। नाउ पॉलिटिकल एंड methodological aspects of national character studies. This word is not mentioned as it is, but here नेशनल कैरेक्टर स्टडीज जो है वो आपको कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल में एक केस स्टडी है जिसको पढ़ना होता है और आप इसको कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो दिस क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स। सो हियर इट इज chromosomes and chromosomal aberrations in man methodology. So you can do this question also. And A.L. Kroeber's contribution to kinship studies. Now A.L. Kroeber के कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर देखते हो तो ये जो थिंकर हैं ये एज इट इज मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट अगर आप थिंकर्स और थ्योरीज को पढ़ोगे तो A.L. Kroeber जो है वो उसमें काफ़ी बार आपको फेमिलियरिटी मिलेगी उनसे एज ए क्रिटिसिज्म, या फिर उन्होंने किसी के बारे में कुछ बोला है या फिर कुछ कोई थ्योरीज दी हैं तो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। सो दिस इज A.L. Kroeber आपका हो जाएगा इधर से। दिस इज द क्वेश्चन अर्जुन अप्पादुरई's conceptualization of global cultural economy। ये मेंशन नहीं है, ये आया है आपका करंट अफेयर्स से और ये किसी को नहीं पता। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आपका कभी रैंक डिसाइड नहीं करते, आपका मार्क्स डिसाइड नहीं करते, क्योंकि अगर आपको नहीं पता ऑप्शन में तो ये किसी को नहीं पता, शायद ही कोई होगा मे भी पता हो, बट इस ऐसे क्वेश्चंस को आप निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बस मतलब एक नॉर्मल मार्किंग बिलो एवरेज मार्किंग आपको मिल जाएगी। सो मैंने अब ये हमारा पेपर इधर कंप्लीट होता है। आपने क्या देखा कि ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल में मेजॉरिटी जो है वो एज इट इज़ है हमारे सिलेबस में, तो यू कैन डू इट अगर आप अच्छे से ऑनेस्टली आप इसको करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप you like this video and do share a comment whether you have some feedback for me, and thanks for watching. Subscribe my channel for more such updates.